नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखनाथ मंदिर में प्रातः भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ सेवा के साथ ही जनता दर्शन भी किया। वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इससे पहले उदय प्रताप शिक्षा समिति और उससे संबद्ध सभी संस्थाओं को उदय प्रताप शिक्षा समिति के 115 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। यूपी कॉलेज का नाम शिक्षा जगत का एक चमकता हुआ सितारा है और गत एक सदी में शिक्षा के क्षेत्र में जीवन के सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में उदय प्रताप कॉलेज ने जो कार्य किए, मुझे लगता है कि केवल वाराणसी ही नहीं और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरा देश इसके प्रति विनम्र भाव के साथ अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित करता है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में याद रखना होगा। 1909 में वाराणसी में एक कॉलेज की स्थापना हो, एक शिक्षण संस्थान स्थापित हो, ये कल्पना अपने आप में उस समय के उन महापुरुषों की और खासतौर पर राजर्षि उदय प्रताप सिंह जोदेव जी के विराट व्यक्तित्व को ही प्रदर्शित करता है, जिनके मन में एक भाव रहा होगा कि हमें राष्ट्रीयता से ओतप्रोत भावी भारत के निर्माण के लिए एक ऐसी शिक्षण और प्रशिक्षण संस्था देनी है जो देश की आजादी के आंदोलन को तो एक गति दे ही सके, आवश्यकता पड़ने पर हर एक क्षेत्र में इस देश को योग्य नागरिक भी दे सके। और यही कारण है कि 1909 में जो नींव यहां रखी थी बाबा विश्वनाथ के इस पावन स्थली पर पिछले 115 वर्षों से जीवन के हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे तो उदय प्रताप कॉलेज से जुड़े हुए जो प्रशिक्षित और शिक्षित जो स्नातक हैं, प्रास्नातक हैं, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कृषि के क्षेत्र में हो, डेयरी के क्षेत्र में हो या जीवन के प्रत्येक अन्य क्षेत्र में, वो हम सबको देखने को मिलता है। पूरे देश के अंदर भी और राज्य के अंदर तो अक्सर उन लोगों से मुझे एक संवाद और संपर्क होने का मेरा अवसर प्राप्त होता रहता है। मैं आज सुबह ही जब इस कार्यक्रम के लिए गोरखपुर से प्रस्थान कर रहा था
तो गोरखपुर में मंदिर के द्वारा संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में जो हैं उनका नाम भी उदय प्रताप सिंह है। प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह वह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो आज सुबह सुबह उनकी उम्र इस समय लगभग 95 साल है। वे मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आज आप यूपी कॉलेज जा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं उसी कॉलेज में 5 वर्ष रह करके पढ़ा हूं। यानी हर व्यक्ति के मन में प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी गोरखपुर में रहते हैं और गणित के बहुत विद्वान आदमी थे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैथ्स जो डिपार्टमेंट है उसके वह हेड थे, डीन थे, वहां के प्रो वाइस चांसलर थे। बाद में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के वे वाइस चांसलर बने और वर्तमान में गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं स्वयं उनकी बातों को देख करके कि जो व्यक्ति स्वयं एक ऊंचाई प्राप्त करने के बाद आज 95 वर्ष की उम्र में भी अपनी उस पुरातन संस्था को स्मरण कर रहा हूं, तो मुझे बताने लग गए हो, कहने लगे साहब हम घुड़सवारी भी वहां करते थे, वहां पे हमारे समय में खेल के कार्यक्रम इस प्रकार के थे, संध्या वंदन के ये नियम थे, ये सारे कार्यक्रम वहां इस रूप में होते थे। ये बातें बताती है कि किस पवित्र उद्देश्य के साथ राजर्षि ने इस पावन सांस्कृतिक राजधानी में इस संस्था की नींव रखी और देश को एक शिक्षित और प्रशिक्षित युवा देकर के, आत्मनिर्भर युवा देकर के स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रभक्त नौजवानों की पीढ़ी को इस संस्था के माध्यम से तैयार करने का कार्य किया। याद रखना, युवा शक्ति की उपेक्षा करके कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमें उनकी भावनाओं को सम्मान देना होगा, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उचित अवसर देने होंगे। हम उनकी भावनाओं को कैद करके नहीं रख सकते, उनके आगे बढ़ने की संभावना को हम बाधित नहीं कर सकते, उसमें बैरियर नहीं लगा सकते और ये हमें कोई अधिकार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं, दुनिया के अंदर किसी भी देश ने प्रगति तब तक नहीं की है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ा है जिस देश की युवा शक्ति कुंठित हो, जिस देश की युवा शक्ति अपराध बोध से ग्रसित हो, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता जहां की युवा शक्ति दिग्भ्रमित हो। और इसलिए जब भी परिवर्तन हुआ है, भविष्य में भी जब भी परिवर्तन होगा, हमारी युवा शक्ति करेगी और उस युवा शक्ति के केंद्र बिंदु के रूप में हमारे संस्थानों को अपने आप को तैयार करना होगा। याद करिए, जब भगवान राम ने निस्सरहीन करो वही का संकल्प किया था, क्या उम्र थी उनकी? कि मैं इस धरती से राक्षसों का अंत करके ऋषि मुनियों को, वनवासियों, गिरवासियों को अभय प्रदान करूंगा। यह संकल्प उस उम्र में अयोध्या का राजकुमार कर रहा है। जब श्री कृष्ण संकल्प करते हैं कि पवित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, तब युवा ही थे, बुजुर्ग नहीं थे। याद करिए,
बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया था और पूरी दुनिया को निर्वाण का संदेश दिया था, तब बुद्ध युवा ही थे। आदि शंकराचार्य ने तो मात्र 32 वर्ष की उम्र पाई थी। देश के चारों कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर डाली। सनातन धर्म की पुनर्स्थापना उन्होंने फिर से कर दी। महाराणा प्रताप ने जब पहला युद्ध अकबर के खिलाफ लड़ा था, उस समय महाराणा प्रताप की उम्र मात्र 27 वर्ष थी। छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इन सब का इतिहास और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे अजीत सिंह, फतेह सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, क्या उम्र थी? 7 साल, 9 साल, 11 साल, 14 साल। ये कोई उम्र है? लेकिन देश के लिए लड़ रहे थे, धर्म के लिए लड़ रहे थे और उन्होंने शहादत प्राप्त की थी। पूरी दुनिया के अंदर वैदिक संस्कृत का उद्घोष करने वाले स्वामी विवेकानंद मात्र 39 वर्ष जीवित रहे थे और जब उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया था, जब लोग उनके बाने पर हंस रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने उद्घोष किया था। मात्र 39 वर्ष जीवित रहे थे और दुनिया को बताया था कि हमारा सनातन धर्म क्या है। और इसलिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से पूछा गया था कि भारत क्या है। उन्होंने कहा था भारत को जानना है तो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ लीजिए, भारत के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। 1857 के देश के प्रथम स्वातंत्र समर को स्वातंत्र समर के रूप में संबोधित करने वाले और उस पर लेखनी लिखने वाले वीर सावरकर को जब 2 आजीवन कारावास की सजा होती है, तो उस समय वीर सावरकर की उम्र क्या होती है? मात्र 28 वर्ष। मात्र 28 वर्ष की उम्र में वीर सावरकर को 2 आजीवन कारावास की सजा होती है भारत की स्वाधीनता के। और ये इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। इसके साथ इस उद्घोष को करते करते फांसी के फंदर पर झूलने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, असफाउल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, ये सब युवा थे, सभी युवा थे। यानी युवाओं की लंबी फौज जब भी अंगड़ाई ली है, भारत आगे बढ़ा है। भारत ने एक नए प्रतिमान स्थापित किए हैं और उस नए प्रतिमान को स्थापित करने के लिए ही यह वर्ष उदय प्रताप कॉलेज की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद करना, आप यहां पे अपनी स्थापना दिवस मना रहे हैं। यह वर्ष राजर्षि की 175वीं वर्षगांठ का वर्ष भी है और 175 वर्ष एक उस महापुरुष का जिन्होंने यूपी कॉलेज जैसा संस्थान दिया हो वाराणसी में। वाराणसी विद्या का केंद्र प्राचीन काल से था, आधुनिक शिक्षा का भी केंद्र बिंदु बने। यह अपने आप में एक नई दिशा थी। 1909 में
विस्तृत क्षेत्र में। आज के दिन पर हम पब्लिक स्कूल बनाते हैं, सीबीएसई का जो कठिन उनके नियम है कि कम से कम उसमें 2 एकड़ लैंड होनी चाहिए, और मुझे लगता है इनके पास यहां पे सैकड़ों एकड़ भूभाग है जहां पर बालिकाओं के भी संस्थान चल रहे हैं, पब्लिक स्कूल भी चल रहा है, इंटर कॉलेज भी चल रहा है और महाविद्यालय भी चल रहा है। यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम भी है और भी अन्य तमाम डेयरी भी है, एग्रीकल्चर का फार्म भी है और भी कुछ चल रहा है। ये सभी कुछ यहाँ पे वाराणसी के अंदर, काशी के अंदर एक साथ एक कैंपस के साथ ये सब जुड़े हुए हैं और सब संचालित हो रहे हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि उनके मन में एक तड़प थी, कैसा भारत हम देना चाहते हैं। राजर्षि का जन्म, और वे राजा थे भिंका स्टेट के, जो आज का श्रावस्ती जनपद है। काशी विद्या की केंद्र थी, इसलिए उन्होंने कहा कि ये काशी इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह होगी। उन्होंने काशी में आकर के इस कार्य को आगे बढ़ाया और काशी आज जिस रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ी, 1909 में उदय प्रताप शिक्षा समिति के माध्यम से संस्थान की स्थापना और 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। काशी के दिशे 2 महत्वपूर्ण कदम रहे हैं। इन 100 वर्षों में अनेक विभूतियों ने जीवन के अलग अलग क्षेत्र में इस संस्थान से देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया। अभी गत वर्ष ही ओलंपिक के लिए भारत को मेडल प्रदान करने वाले हॉकी के खिलाड़ी ललित उपाध्याय को हमने डिप्टी एसपी के पद से नवाजा है। जब मैं ललित उपाध्याय से बात कर रहा था तो ललित उपाध्याय ने बताया, साहब मैं यूपी कॉलेज में ही पढ़ा हूं। यानी ये चीजें क्या दिखाती हैं कि आपके पास क्षमता है और उस क्षमता के अनुरूप अपने आप को तैयार करना। याद रखना, हम समय की गति को नहीं रोक सकते और काल का चक्र भी बड़ा विचित्र होता है। वह न किसी का इंतजार करता है और न किसी को इंतजार करने की फुर्सत देता है। जो उस प्रवाह के साथ अपने आप को लेकर के चल पड़ता है वह आगे बढ़ पाता है और जो उस प्रवाह में रुक जाता है वो पिछड़ जाता है। हमें पिछड़ना नहीं है, एक अवसर है आपके पास। मैं भी देख रहा था, मेरे पास यहां पर जब उदय प्रताप शिक्षा समिति के सचिव न्यायमूर्ति एसके सिंह जी जब अपनी बात को अपना उद्बोधन दे रहे थे, उनकी पीड़ा भी थी कि हमें इन चीजों की मान्यता चाहिए। और मुझे लगता है कि मान्यता के लिए पहले से स्थापित संस्थाएं अगर अपनी न्यूनतम अर्हता पूरी करते हैं तो उन्हें शासन की भावनाओं के अनुरूप, जिसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, वह केवल व्यवसाय के लिए नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए है कि कार्य की सुगमता आसान हो। और मैं तो कहता हूं कि किसी भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता देने के लिए आज के दिन पर हमें इतना मोटा पोथा की बजाय 1 पेज की मान्यता का कागज भरना चाहिए और एफिडेविट उसके साथ लगवा देना चाहिए। आप उसको ऑनलाइन करिए, सरलीकरण करिए। अगर उसके द्वारा सभी बातें सही कही गई हैं, आप एक टीम बनाइए, टीम ने सबको जायज पाया है, 1 पेज में सबको मान्यता मिल जानी चाहिए। उस मोटे पोथे को कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं देखता होता। हाँ, कुछ बाबुओं के लिए अपना टाइम पास करने का मौका जरूर मिल जाता होगा और उसको जितना सरलीकरण आप कर सकते हैं करना चाहिए। लेकिन मेरा यह मानना है कि उदय प्रताप कॉलेज के पास एक क्षमता है कि स्वयं में
एक ऑटोनॉमस सेंटर बने, कैंपस बने। किसी भी शिक्षक की सेवा पर इसका कोई विपरीत असर नहीं पड़ने वाला है, कोई विपरीत असर नहीं पड़ने वाला है। मैं मानता हूं चेतनारायण सिंह जैसे अच्छे शिक्षक यहां इस संस्थान ने दिए हैं, वे अच्छे शिक्षक थे। अब भले ही उनका शिक्षा से थोड़ा दूरी उन्होंने बना ली है, लेकिन अच्छे शिक्षक के रूप में वे जाने जाते हैं, अनुशासित शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। और मैं भी इसलिए उनको सम्मान देता हूं, क्योंकि मुझे बहुत पहले यहां आने का अवसर एक बार मिला था। तो जब मैं आया था तब मैं देख रहा था, उस समय चेतनारायण सिंह जी डंडा लेकर के छात्रों के साथ व्यवस्था में खड़े थे। बाद में उनको मैंने एमएलसी के रूप में भी उनके कार्यकाल को देखा, दोनों में अंतर था। एक अनुशासित शिक्षक के रूप में, एक योग्य शिक्षक के रूप में। आज जब वो आते हैं तो वो फिर वो एक ट्रेड यूनियन वाली उनकी बोल चाल अब शुरू हो गई। अब वो कहते हैं कि हमारी मांगें पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। मैं कहता हूं कि आप ट्रेड यूनियन के नेता नहीं, आप तो एक शिक्षक हैं। आपको शिक्षक के रूप में बात करनी चाहिए। ये बोलिए कि हम पढ़ाएंगे, बच्चों के अधिक से अधिक दिन कक्षाएं चलनी चाहिए। लेकिन अगर यह संस्थान विश्वविद्यालय के रूप में, निजी विश्वविद्यालय के रूप में भी आवेदन करता है, तो किसी भी शिक्षक की सेवा पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है, कोई असर विपरीत नहीं पड़ना। जो सरकार के द्वारा अनुदान मिलना है वो उसी प्रकार से मिलता रहेगा, और उसको मुझे लगता है कि आने में किसी प्रकार की कोई बाधा कहीं नहीं आती है, बल्कि आपको एक ऑटोनॉमी मिलेगी। आपको नए नए पाठ्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, नए उसके साथ इस कैंपस को आगे बढ़ाने का एक अवसर आपके पास होगा, अच्छे अवसर आपके पास होंगे, बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आप दे पाएंगे। याद रखना, मैंने जो आपको पहले भी कहा, हमें समय के प्रवाह के साथ अपने आप को तैयार करना होगा। आज टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक पहुंच चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। एक समय था जब हम लोग एक आर्टिकल बनाने में हम लोगों को 4, 6, 10 घंटे लगते थे, 20 घंटे लगते थे। आज ऐसा कुछ नहीं। आज चैट जीपीटी में जाइए, आप जाइए, आपको 3 से 4 मिनट में ढेर सारा मटेरियल उसमें मिल जाएगा। कोई भी आर्टिकल आपको तैयार करना हो, कोई भी आलेख तैयार करना हो, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। एक सॉफ्टवेयर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आपको उतना बड़ा आलेख आपको मिल जाएगा। विषय है, आपको फिर अपने अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार उसको शब्दों का स्वरूप देकर के आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में युवा पीढ़ी को नहीं बताएंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताएंगे, रोबोटिक टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताएंगे। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इको टूरिज्म के तहत हवाई सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की है। ये हेलीकॉप्टर 1 सीटर है। इससे मात्र 5,000 में दुधवा नेशनल पार्क, का बीच, पीलीभीत और तराई क्षेत्र के अन्य इको टूरिज्म स्थलों में घूमने जा सकेंगे। तो वही मंत्री जयवीर अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर जल्द हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी, जिससे 1 घंटे में सफर पूरा होगा। तो वही लखनऊ से दुधवा सड़क मार्ग से जाने वाले पर्यटकों को 4.5 घंटे का समय लगता था, अब हेलीकॉप्टर से मात्र 1 घंटे लगेंगे। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस सेवा के लिए जेट सर्व एविएशन पर्यटन लिमिटेड के साथ MOU किया गया है। सर, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे। सत्र शुरू होने से पहले स्पीकर ओम बिरला का ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है।
आशा है कि सत्र के दौरान सभी दलों का सक्रिय सहयोग मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।